तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है द वॉचर्स। ये सेम नाम की नोवेल से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है जो कि 2022 में आई थी। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलान की डॉटर इशाना नाइट श्यामलान ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है, यानी कि उन्होंने पहली मूवी बनाई है एज अ डायरेक्टर। और प्रोड्यूसर यहाँ पर एम नाइट श्यामलान है। ऑब्वियस सी बात है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, आपको देखने में मजा आने वाला है। और मैंने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी है, डिटेल में बताई है, तो आपको देखने में मजा आएगा। और मैंने हाल ही में ही बहुत ही बढ़िया रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि फिलिपिनो हॉरर मूवी है, जिसका नाम है मलयारी। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना। साथ ही साथ कर्स्ड गेट वाली फिल्म को भी देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों ही बेहतरीन है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम जॉन नामक एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक घने जंगल में भागते हुए दिखाई देता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही शाम होती है तभी उसकी घड़ी का वक्त चलना बंद हो जाता है। उसी समय उस जगह मौजूद सारे पक्षी कहीं पर जाने लग गए थे। तब जॉन अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो अचानक से वहां से गिर गया था, जिससे कि उसका पैर टूट जाता है। तब वो जैसे तैसे अपने बैग के पास आता है और उसमें से अपनी रक्षा करने के लिए एक डैगर को निकाल लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ कोई आक्रामक चीज बढ़ रही थी, जिसको देखने के बाद जॉन खुद बहुत ज्यादा घबरा गया था। और अब वो क्रीचर जॉन को पकड़कर अपने साथ एक गड्ढे में ले जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम गैलवे आयरलैंड के अंदर मीना नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि 28 वर्ष की थी, जो कि एक पेट शॉप में काम कर कर अपना गुजारा कर रही थी। तभी उसके पास उसका बॉस आकर एक गोल्डन कॉर्नियर पैरट को देते हुए मीना से उसे बेलफास्ट के जू में डिलीवर करने के लिए कहता है। मीना भी अब इस बात पर मान गई थी और अब वो उस तोते को लेकर डिलीवर करने जाने लगती है, जहां पर रास्ते में उसे उसकी जुड़वा बहन लूसी का एक वॉइस मैसेज आता है। और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में लूसी और मीना की मां की मृत्यु 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के दौरान हो गई थी और किसी वजह से मीना उसका जिम्मेदार खुद को माना करती थी, इसलिए वो अपनी मां के फ्यूनरल तक पर भी नहीं गई। लेकिन फिर भी लूसी चाहती थी कि मीना उसके पास आए और उससे बातें करे, मगर हर बार की तरह मीना लूसी के मैसेज को इग्नोर करते हुए वहां से सीधा उस क्लाइंट के घर जाने लगती है। फिर जैसे ही वो टाउन के बाहर निकलती है तो हम एक बोर्ड पर ढेर सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर कई सारे लोग ऑलरेडी गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो जंगल वाले रास्ते से जाने लगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी जू के पास पहुंच जाए। लेकिन थोड़े ही समय के बाद अचानक से एक बोर्ड के सामने आकर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसको देखकर मीना को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसलिए वो गाड़ी से नीचे उतरकर सबसे पहले पैरट के पिंजरे को हाथों में लेती है और आसपास की जगह को सर्च करने लगती है ताकि उसको हेल्प मिल जाए। लेकिन आसपास किसी भी मदद का कोई भी नामो निशान तक नहीं था। तभी उसको वहां से भागकर कहीं जाता हुआ कोई दिखाई देता है, जिसको देखकर मीना भी उसके पीछे भागती है। लेकिन आगे जाने पर वहां पर कोई भी नहीं था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब मीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन जब वो वापस लौट रही होती है तो उसे और भी बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसने जहां पर गाड़ी खड़ी करी थी वहां से उसकी गाड़ी गायब थी, जिसको देखकर मीना का दिमाग खराब हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए और उसे आसपास की जगह से बहुत सारी अजीब आवाजें भी आ रही होती है। और अब जैसे ही थोड़ी सी शाम होती है हम वापस से सभी पक्षियों को डर कर कहीं भागते हुए देखते हैं, जैसे कि शुरुआत में हमने जॉन के साथ होते हुए देखा था। मीना उन्हें देखकर बहुत डर गई थी। तभी अचानक से उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि एक जगह का गेट खोलकर उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कह रही थी, क्योंकि कुछ ही समय में वो गेट बंद होने वाला था। अब क्योंकि मीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस जगह पर चली जाती है, जहां पर जाकर जब वो उस बूढ़ी औरत से बात करती है तो उसको पता चलता है कि उस लेडी का नाम असल में मैडलिन है। और वहां पर मैडलिन के अलावा और भी 2 लोग थे जिनके नाम होते हैं सियारा और डैनियल। तब उनसे बात करके मीना को पता चलता है कि वो मीना की ही तरह काफी समय से इस जंगल के अंदर फंसे हुए हैं और वो जिस बंकर के अंदर फिलहाल रह रहे हैं उसको वो लोग कूप बोला करते थे।
असल में जो वॉचर्स होते हैं ना, वो कूप में लगी हुई शीशे की दीवार की दूसरी तरफ से इंसानों को देखा करते थे जो कि उस कूप के अंदर रहते। अभी मीना को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वहाँ पर मैडलन और बाकी सब पूरी तरह से सनसेट होने के बाद उस शीशे की दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और अब मीना भी वहाँ पर खड़ी हो गई थी। मीना को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन बाहर से आ रही आवाजों से उनको इतना समझ में आ जाता है कि हाँ, सच में बाहर कोई है जो कि उनको ध्यान से देख रहा था। तब मैडलन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि आज वॉचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि काफी समय के बाद वहाँ पर कोई नया मेंबर आया था। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर मीना की ही बात हो रही थी। लेकिन मीना जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती थी और इसलिए वो अगली सुबह जल्दी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाने लगती है। तब मैडलन ने भी बाकी सबको उसे रोकने से मना कर दिया था, जैसे कि वो जानती हो कि मीना वापस जरूर आएगी। अब वहीं मीना जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे जंगल के अंदर एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सूरज की तरफ भागने लगती है। लेकिन बहुत दूर तक भागने के बावजूद भी उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिससे कि थक हार कर जब वो साइड में बैठती है, तभी अचानक से वहां पर मैडलन आ जाती है, जो कि उसको समझाने की कोशिश करती है कि मीना अकेली नहीं है जिसने वहां से भागने की कोशिश करी थी। बाकी सब भी वहां से भागने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर तो मारे गए, लेकिन किसी को भी वहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला था। यानी कि ये वॉचर्स उतने भी अच्छे नहीं थे। यानी कि उनको खुशी तो हुई थी कि मीना वहां पर आ गई है, लेकिन अगर कोई बाहर जाया करता तो वो उसको खत्म कर दिया करते थे। अब वो जंगल सच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अब आगे मैडलन मीना को अपने साथ उसी बोर्ड के पास लेकर जाती है जहां पे ये लिखा हुआ था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे मीना ने पिछले दिन देखा था। और वहां पर जाने के बाद हम मैडलन की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में कूप के चारों तरफ सर्कल्स में वैसे ढेर सारे बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्हें एक प्रोफेसर ने लगाया था, जो कि बहुत पहले वहां पर आए थे। और कूप के अंदर जो भी रहता है वो सिर्फ तब तक ही सेफ है जब तक वो उस सर्कल के अंदर है, और जैसे ही कोई गलती से या फिर जानबूझकर उस सर्कल के बाहर चला जाता है और सही समय पर कूप तक नहीं लौट पाता, तो होता यह है कि वो मारा जाता है, क्योंकि ये जंगल लोगों को अजीब अजीब चीजें हेलुसिनेट करवाता है, जिससे कि इंसान सच्चाई और हेलुसिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पर मीना के साथ हो रहा था। उसको सूरज तो दिख रहा था, रोशनी दिख रही थी, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी। मीना ये सब जानने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी कि यहाँ पर ऐसी भी एक दुनिया हो सकती है। आई मीन, इसको आप एक अलग ही दुनिया बोलोगे जहाँ पर आप बाहर नहीं जा सकते। खैर, रात में हम देखते हैं कि सब वापस से कूप के अंदर उस दीवार के सामने खड़े हो गए थे और सियारा वहां पर डांस भी कर रही होती है ताकि वॉचर्स को अच्छा लगे। अब अगले दिन जब मीना सियारा के साथ जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाती है, तो हम सियारा की बातों से ये जान पाते हैं कि वो आज से 6 महीने पहले अपने पति जॉन के साथ उसी जंगल में आई थी। यानी कि शुरुआत वाला व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि सियारा का हस्बैंड होता है, और मेरे ख्याल से अब वो जिंदा नहीं था। उसका ये कहना था कि वो तब से ही यहाँ पर फंसी हुई है, मगर आज से 6 दिन पहले उसका पति भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए चला गया था और वो अब तक लौट कर नहीं आया है। फिर भी सियारा को भरोसा होता है कि एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो वापस नहीं आने वाला था। यानी कि इस जंगल के अंदर जान जाने का खतरा है, ये खाली एक मजाक नहीं था, ये बिल्कुल सच बात थी। और उसको मारने वाले क्रीचर का नाम वॉचर था। खैर, आगे सियारा मीना को अपने साथ एक गड्ढे के पास लेकर जाती है, जिसके अंदर जॉन को लेकर जाया गया था, जिसके अंदर धूप निकलने के बाद वॉचर्स रहा करते थे, क्योंकि वो धूप में नहीं आ सकते थे और इसलिए वो रात में ही निकला करते। क्या वो वैम्पायर्स थे? आई मीन, अभी तक हमने जितने भी क्रीचर्स देखे हैं उसके अंदर वैम्पायर्स ही ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली धूप के अंदर नहीं जा सकते। एनीवेज, अब सियारा ये भी बताती है कि उस गड्ढे के अंदर जाना मना था, क्योंकि अगर कोई भी वॉचर को देख लिया करता तो वॉचर्स उसे जान से मार देते थे। जिसके बाद जब वो खाना लेकर वापस से कूप में जाते हैं, तो मैडलन आज मीना को वहां पर रहने के रूल्स बताती है, जो कि थे कि कभी भी मिरर वॉल की तरफ पीठ करके नहीं सोना है। साथ ही साथ कभी भी अंधेरे में कूप का दरवाजा नहीं खोलना, चाहे बाहर से कोई भी कैसी भी आवाज आए, और शाम होते ही कूप में वापस आ जाना है। और जब तक वो लोग इन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तब तक ही वो लोग जिंदा रहेंगे। मीना को अभी भी पूरी तरह से इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन रूल्स को फॉलो करने लगती है। मगर रात में जब वो मिरर्स के सामने खड़ी हुई थी, तो आज उसे बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती, इसलिए वो दीवार के पास जाकर भी सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तब मीना को वापस से सब कुछ फेक लगने लगता है और वो दीवार की तरफ अपनी पीठ कर देती है, लेकिन इससे बाहर से बहुत जोर से आवाज आने लग गई थी, जिससे कि मैडलन और मीना दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और मैडलन तुरंत ही मीना के फेस को दीवार की तरफ कर देती है और तब जाकर सब शांत होता है। यानी कि इंसान वॉचर्स के सामने अपनी पीठ कर दे तो वो उसको अपनी तौहीन मान लिया करते थे। देख रहे हो मतलब कितने नवाबी शौक हैं इनके।
खैर अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि जब मीना डैनियल के साथ बाहर होती है तब वो डैनियल से वॉचर्स के बारे में पूछती है कि वो दिखते कैसे हैं, लेकिन डैनियल ने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा था और अब वो वापस से मीना को बताता है कि जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बचता, और सेम चीज सियारा ने भी बताई थी। मगर मीना यहाँ पर काफी जिद्दी होती है और वो वॉचर्स को देखना चाहती थी और इसलिए वो डैनियल को लेकर उसी गड्ढे के पास जाती है जिसमें वॉचर्स रहा करते थे। मीना अब उस गड्ढे के अंदर जाना चाहती थी कि तभी डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपनी बातों में फंसा लेती है कि अगर वो लोग उस गड्ढे में जाएंगे तो हो सकता है कि उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। एंड क्योंकि डैनियल खुद भी वहां काफी सालों से फंसा हुआ था, जी हाँ, वो काफी सालों से यहाँ पर रह रहा था, इसलिए वो मीना को उस गड्ढे में जाने के लिए हेल्प करने लगता है। उस गड्ढे में थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही थी और मीना भी उसी रोशनी में रहती है ताकि वॉचर्स उस तक ना आ पाएं। अब गड्ढे के अंदर 1992 में यानी कि 1992 का अखबार, कैमरा और भी इंसानों की काफी सारी चीजें थी जो कि मेरे ख्याल से उन लोगों की होगी जिन्हें वॉचर्स ने जान से मार दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वॉचर्स खुद ही उन चीजों को लेकर आ गए होंगे। खैर तब मीना वहां पर रखी हुई कुछ काम की चीजों को उठा लेती है जिसके अंदर एक साइकिल भी शामिल थी और अब डैनियल भी उस सामान को एक रस्सी की हेल्प से बाहर खींच लेता है। अब आगे जब डैनियल मीना को खींचने के लिए रस्सी फेंकता है तब हम नोटिस करते हैं कि मीना की तरफ एक वॉचर का हाथ बढ़ रहा था, पर क्योंकि मीना धूप में खड़ी हुई थी इसलिए वॉचर का हाथ जलने लगता है, जिसके चलते वो मीना को नहीं पकड़ पाता, जिसके तुरंत ही बाद डैनियल ने मीना को ऊपर खींच लिया था। अब आगे जब वो सारा सामान लेकर बाकी सबके पास जाते हैं तो मैडलन और बाकी सब भी उस सामान और साइकिल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो साइकिल की हेल्प से दूर तक जाकर बाहर जाने के रास्ते को ढूंढ सकते थे। पर अभी डैनियल और मीना में से किसी ने भी मैडलन को ये नहीं बताया था कि असल में वो सामान को लेने के लिए उस गड्ढे के अंदर गए थे, और अब क्योंकि वो लोग अपने साथ एक कैमरे को भी लेकर आए थे इसलिए रात होने से पहले डैनियल उस कैमरे को कूप के बाहर लगाकर अंदर रखे हुए टीवी से कनेक्ट कर देता है ताकि रात में जब वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आएंगे तब वो लोग भी उनको देख पाएं। लेकिन आज काफी रात होने के बाद भी कोई भी वॉचर वहां पर उन्हें देखने के लिए नहीं आता, क्योंकि कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसको देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर ऐसी शांति शोर शराबे से भी भयानक होती है। तभी होता यह है कि अचानक से उन्हें कूप के दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है, यानी कि दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। तब मैडलन पूछती है कि कौन है, जिस पर बाहर से जॉन की आवाज आती है जो कि जल्दी से गेट को खोलने के लिए बोल रहा था। अब जॉन की आवाज सुनने के बाद तो सियारा खुशी के मारे पागल हो जाती है और इसलिए वो गेट खोलने जाने लगती है, मगर मैडलन ये बात जानती थी कि रात में कोई भी उस कूप के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था और वो उसको रोकने की कोशिश करने में लग जाती है। पहले तो सियारा नहीं रुकती, पर बाद में जब मैडलन उससे ये कहती है कि जॉन से वो ऐसा सवाल पूछे जिसके बारे में सिर्फ वो दोनों जानते हो, और सियारा यहाँ पर जॉन से पूछती भी है, और उसके तुरंत ही बाद वो कैमरा के अंदर ये देखते हैं कि वॉचर्स जॉन को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं, जिससे कि सब समझ गए थे कि वॉचर्स किसी बात की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। एंड यहाँ पर ये जॉन नहीं था बल्कि मेरे ख्याल से वॉचर ही होगा। तो यहाँ तक हमको ये एबिलिटी पता चलती है कि ये लोग इंसान को मिमिक कर सकते हैं, और आपको याद होगा कि शेप शिफ्टर्स भी कुछ इस तरह से ही होते हैं। खैर तब जाकर मीना सबको बता देती है कि आज वो रूल को तोड़कर उस गड्ढे में गई थी जहां से ही वो इस साइकिल को लेकर आई है। अब ये बात पता चलने के बाद मैडलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था, मगर अभी वो मीना को कुछ नहीं बोलती और अगले दिन बस उस साइकिल को ले जाकर वापस से गड्ढे में फेंक देती है, जिससे कि अब वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। मगर अब उन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पर होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाता है। साथ ही साथ सियारा, जिसको ये बात समझ आ गई थी कि जॉन अब खत्म हो चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा जिस चीज की वजह से वो टूट गई थी, और वो डिसाइड करती है कि वो वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर खुद की जान दे देगी, क्योंकि उसके जीने का अब कोई फायदा नहीं है। और अब वो एक दिन ऐसा करने भी वाली थी कि तभी वहां पर मीना आकर उसको बचा लेती है। इसी बीच हम डैनियल को देख पाते हैं जो कि अजीब तरह से मैडलन की तरफ देख रहा होता है और अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद में मीना और सियारा वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डैनियल ने मैडलन को एक पेड़ से बांधा हुआ था ताकि वो उसे रात में वहीं छोड़कर वॉचर्स के हवाले कर दे और वॉचर्स उसको मार दें। लेकिन जब वो देखता है कि मीना और सियारा ने उसको देख लिया है तो वो भागता हुआ कूप में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर लेता है ताकि वो उनको भी जान से मार दे। तब जैसे तैसे करके सियारा तो अंदर घुस जाती है, मगर मीना और मैडलन अंदर नहीं घुस पाई थी। तभी रात भी होने लगती है, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो वॉचर से अपनी जान कैसे बचाएंगी। लेकिन मैडलन के पास यहाँ पर एक रास्ता था। वो रात में जल्दी से मीना को लेकर अपने साथ एक सड़े हुए पेड़ के पास जाती है जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी
और क्योंकि वॉचर्स किसी की गंद की वजह से ही उनके पीछे आते थे, इसलिए ही वो वहां पर छुपे हुए थे ताकि वॉचर्स को उनकी गंध ना आ पाए, यानी कि उनकी गंध जो थी इंसानी गंध थी वो मिक्स हो जाएगी और उनका ये आइडिया काम भी आता है। और तब पहली बार वो दोनों रात में अपने सामने वॉचर्स को देख पाते हैं जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा भयानक बड़े थे। अब जब वॉचर्स कूप के पास जाकर देखते हैं कि वहां से मैडेलिन और मीना गायब हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने बाकी सभी साथियों को बुलाकर मीना और मैडेलिन को जंगल में ढूंढना चालू कर देते हैं। और अब इसी बीच हम देखते हैं कि मैडेलिन और मीना वापस से कूप के पास जाती हैं और डैनियल से मिन्नत मांगती हैं कि वो दरवाजे को खोल दे, और इस बार डैनियल ने भी दरवाजा खोल दिया था। अब अंदर जाने के बाद वो सबको वॉचर्स के बारे में और भी बातें बताती है, जिससे हमको पता चलता है कि अब तक जिस को भी हमने मूवी के अंदर उस जंगल में देखा था वो सब धोखे से या फिर रास्ता भटक जाने की वजह से वहां पर आए थे। मगर मैडेलिन को उस जंगल और वॉचर्स के बारे में पहले से सब कुछ पता था, जो कि काफी सस्पिशियस होता है। मगर मैडेलिन का ये मानना था कि उसको ये बातें कहीं से सुनने में आई थी और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था और इसलिए वो वहां पर खुद आ गई थी। अब यहीं से सीन पास्ट में जाता है, जहां पर जब मैडेलिन उस जंगल में आती है तो एक वॉचर उसे देखकर उसके जैसा ही रूप लेने लगता है और अब वो उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही मैडेलिन उसे जान से मार डालती है। खैर प्रेजेंट टाइम में मैडेलिन सबको बताती है कि असल में वो वॉचर्स फेरीज हैं जो कि किसी का भी रूप ले सकती हैं, यानी कि वो शेप शिफ्टिंग फेरीज हैं और वो वहां पर इंसानों को रखकर, यानी कि उस कूप में रखकर उन्हें ऑब्जर्व इसलिए करती हैं ताकि वो उनके रहने के तरीकों को अच्छे से जान पाए। अब वो इंसानों के तौर तरीकों को क्यों जानना चाहती हैं, इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर आगे हम ये देखते हैं कि जब वॉचर्स को ये पता चलता है कि मैडेलिन और मीना वापस से उस जगह पर आ गए हैं, तो वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने के लिए कूप की तरफ आने लगते हैं ताकि वो उन्हें जान से मारकर रूल्स तोड़ने की सजा दे पाएं। मगर मैडेलिन को भी इस बारे में पता चल गया था। तब वो सबको बचाने के लिए कूप में जमीन पर रखे एक मैट्रेस को वहां से हटाती है, जिसके नीचे एक खुफिया बंकर का रास्ता था, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे मैडेलिन उन्हें अपने साथ उस बंकर में लेकर चली जाती है, जहाँ पर ढेर सारे इक्विपमेंट्स और काफी सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था। इसका मतलब वो लोग उस जगह पर वॉचर से छुपकर काफी समय तक रह सकते थे। वहां पर एक कंप्यूटर भी होता है, लेकिन इसके बारे में मैडेलिन ने किसी को नहीं बताया था, जिसको जब वो लोग चालू करते हैं तो उसके अंदर कुछ 300 के आसपास वीडियोस होती हैं, जो कि उसी प्रोफेसर ने बनाई थी जो कि वहां पर सबसे पहले आया था, और उसने वहां पर मौजूद बोर्ड्स को भी लगाया था ताकि आगे अगर कोई वहां पर आता है तो उन्हें पता चल सके कि उन्हें सेफ कैसे रहना है या फिर वो वहां पर अंदर एंटर ही ना करें। इसलिए शुरुआत में मीना के सामने वो बोर्ड आ गया था और अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाती तो वो वहां से वापस जा सकती थी। इन प्रोफेसर का नाम होता है रोरी किलमार्टिन और ये कूप उन्होंने ही बनाया था। अब मीना तब सबसे पहले वीडियो को चालू करती है, जिसमें प्रोफेसर की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो वहां पर फेरीज के बारे में पता करने के लिए आया था, जो कि कुछ अजीब तरह के क्रीचर्स होते हैं और उन्हें ज्यादातर गॉड से रिलेट करा जाता है। लेकिन ये वैसी फेरीज नहीं है जिनको दिखाया जाता है कार्टून्स वगैरह में, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की हैं, डिमोनिक टाइप की हैं। अब इस प्रोफेसर को यहाँ पर कुछ सबूत मिले थे कि वो इस तरफ ही रहते हैं और उन्हें हाल ही में ही फेरीज के उस जंगल में होने के सबूत मिल गए थे, जिन्हें उन्होंने वॉचर्स का नाम दे दिया। साथ ही साथ वो आगे एक वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने एक वॉचर को पकड़ भी लिया है जो कि किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। ये सब देखने के बाद मीना डायरेक्ट आखिरी वीडियो प्ले करती है, जिसमें प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि उन्होंने वहां पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी और उन्हें शायद वहां पर नहीं आना चाहिए था। तो वो वहां से निकलना तो चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वहां से नहीं निकल सकते थे और इसलिए उन्होंने आगे उस जगह पर आने वाले लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता उस वीडियो में बताया हुआ था। उन्होंने एक बोट को जंगल में ही मौजूद एक नदी के पास छोड़ा हुआ था, जिसके पास कोई भी तब पहुंच सकता था जब वो पक्षियों का पीछा करे, क्योंकि रात के समय पक्षी खुद को बचाने के लिए उसी डायरेक्शन में जाया करते थे। साथ ही साथ प्रोफेसर ने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट भी करी थी कि अगर कोई भी इंसान उस बोट की हेल्प से वापस से असली लोगों की दुनिया में जा पाता है तो वो प्रोफेसर के कॉलेज में जाकर उनके रूम में मौजूद उनकी सारी रिसर्च को जला दे, ताकि किसी और को कभी भी वॉचर्स के बारे में पता ही ना चले और ना ही वो उनके सामने जाएं, ना ही उन्हें डिस्टर्ब करें। इनफैक्ट कोई भी उस जंगल में आकर ना फंसे, ये सब इसलिए था। अब क्योंकि सब लोगों को वहां से जाने के रास्ते के बारे में पता चल गया था, इसलिए सब थोड़ा सा खुश होते हैं और उन्हें किसी पक्षी को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मीना अपने साथ ही पैरट को लेकर आई थी, जिससे बात कर करके उसने उससे बहुत अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। लेकिन मुझे अभी भी ये डाउट हो रहा है कि यहाँ पर मैडेलिन को इस रास्ते के बारे में पता था, लेकिन उसने क्यों किसी को नहीं बताया, या फिर वो खुद यहाँ से क्यों नहीं चली गई थी। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है। इसलिए अगले दिन मीना उस पैरट को छोड़ देती है और प्रोफेसर की वीडियो के अंदर बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए वो पैरट का पीछा करने लगती है,
तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी का स्केलेटन दिखता है जिसके पंख भी थे और मे बी ये किसी वॉचर की डेड बॉडी हो सकती थी। खैर अब वो उन बोर्ड्स के पार चले गए थे जहां से आगे जाने के लिए शुरुआत में मैडेलिन ने मीना को मना करा था। अब आगे जाने पर उन्हें एक जमीन पर गड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है जिस पर कुछ अजीब सी पिक्चर बनी हुई थी। तब मैडेलिन उस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी बताती है जिसके अकॉर्डिंग पहले के समय में वॉचर्स इंसानों का रूप लेकर उनके बीच में ही रहा करते थे, पर वो अपने पंख फिर भी नहीं छुपा पाते थे और एक समय पर इंसानों ने उन्हें उनकी शक्ति की वजह से आउटकास्ट मानना चालू कर दिया था और उनसे डरने लगे थे। और इसलिए ही इंसानों ने ही वॉचर्स को एक जंगल में उस पत्थर के नीचे कैद कर दिया था ताकि वो कभी भी वहां से बाहर ना निकल पाए। और तब से ही वॉचर्स उस जगह पर थे। वो हमेशा वहां से निकलना चाहते थे, पर बाद में जब वो लोग दूसरी जगह को खोद कर वहां से बाहर निकले तब तक हमेशा जमीन में दबे रहने के कारण वो अपने पंखों को पूरी तरह से खो चुके थे, इसलिए वो बाहर की दुनिया में नहीं जा पाए। और अभी वो इंसानों पर नजर रखते हैं ताकि वो उनके जैसे तौर तरीके सीख कर उनके बीच जाकर रह पाएंगे और इंसान उन्हें वापस से वहां पर कैद ना कर दे। खैर अब शाम होने लग गई थी कि तभी सभी पक्षी जंगल में हो रही आवाज सुनकर भागने लगते हैं और फिर मैडेलिन और बाकी सब उनका पीछा करते हुए नदी में पड़ी हुई बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक वहां पर वॉचर्स आ गए थे और अब एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को जैसे तैसे अपनी बातों में फंसा लेता है और डैनियल भी उसकी मदद करने के लिए बोट से उतरकर उसकी हेल्प करने जाता है। सब उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक वो वॉचर उसको जान से मार देता है। मगर अब मैडेलिन, सियारा और मीना वहां से निकल जाते हैं और सब वॉचर्स उन्हें अलग अलग इंसानों का रूप लेकर घूरने लगते हैं। जिसके कुछ ही दिनों के बाद में मीना प्रोफेसर के बताए हुए कॉलेज में जाकर प्रोफेसर को अपना अंकल बताती है और उनके रूम में एंट्री लेते हुए उसकी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तब उसे वॉचर्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मिलती है कि वॉचर्स जब पहले के समय में इंसानों के साथ रहते थे तब वो इंसानों के साथ संबंध भी बनाया करते, जिससे जो भी बच्चे पैदा होते थे उसके पास इंसानों और वॉचर्स दोनों की पावर होती थी, यानी कि इंसानों की भी और फेरीज की भी, यानी कि वो हाइब्रिड्स हुआ करते थे। साथ ही साथ वो अपने पंखों को भी छुपा सकते थे और तो और वो सनलाइट में भी जा सकते, यानी कि उनके पास हाइब्रिड होने की बहुत ही ज्यादा एडवांटेज थी। साथ ही साथ जब इंसानों ने फेरीज को कैद करा तो उन्हें उन बच्चों के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तभी मीना की नजर वहां पर रखी हुई एक फोटो पर पड़ती है। अब इस फोटो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत ही सियारा से मिलने उसके घर जाती है, जहां पर जाकर जब वो सियारा से बात करती है तो उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में मीना ने जो फोटो देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी प्रोफेसर और मैडेलिन की थी। जी हाँ, इसका मतलब यही था कि मैडेलिन और प्रोफेसर हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब मीना ने प्रोफेसर के बारे में ऑनलाइन चेक करा तो उसको पता चलता है कि प्रोफेसर की बीवी तो काफी समय पहले ही कैंसर से खत्म हो गई थी और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब तक जिस मैडेलिन के साथ वो थे तो वो थी कौन। तभी अचानक से ही डोरबेल नॉक होती है और घर के बाहर सियारा खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मीना के होश उड़ जाते हैं। तब वो सियारा को वहां से भगा देती है और अब जो सियारा अब तक उसके साथ बैठी हुई थी वो उस पर आकर हमला कर देती है, मगर मीना जैसे तैसे बच जाती है। आगे जब अंदर बैठी हुई सियारा अपने असली रूप में आती है तो हम जान पाते हैं कि वो असल में वही वॉचर थी जिसको प्रोफेसर ने पकड़ा था और वही उनके साथ मैडेलिन बनकर जंगल में भी रह रही थी, यानी कि उसकी पत्नी बनकर। तब उसकी बातों से हमको पता चलता है कि असल में प्रोफेसर अपनी बीवी की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा अकेले हो गए थे और बाद में जब उसे वॉचर के बारे में पता चला, यानी कि इन फेरीज के बारे में कि वो अपना रूप बदल सकते हैं, तो वो तुरंत ही उस जंगल में चला गया ताकि वो किसी वॉचर को पकड़कर उससे उसकी बीवी के रूप में अपने साथ रहने के लिए बोल पाए। और वहां पर ही उसकी मुलाकात उस वॉचर से हुई थी जिसको हम मैडेलिन ही बुलाएंगे, जो वहां पर परिवार की तलाश में आई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बाहर किसी के साथ रिश्ता बनाती है और उसको मैडेलिन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पर जो पूरी तरह से वॉचर्स थे उन्होंने भी गुस्से के चलते मैडेलिन को अपनाने से मना कर दिया था क्योंकि वो धूप में बाहर निकल सकती थी, यानी कि वो पक्का किसी फेरी यानी कि वॉचर और इंसान की ही ऑफस्प्रिंग होगी, यानी कि कोई हाइब्रिड थी जिसको ना ही इंसानों ने अपनाया ना ही वॉचर्स ने। एंड ऑब्वियसली क्योंकि उस समय पर मैडेलिन और प्रोफेसर दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करा उसी कूप के अंदर और दोनों साथ में रहने लग गए थे। लेकिन एक समय पर प्रोफेसर को एहसास होता है कि वो इस तरह से अपनी पत्नी के रूप में किसी और के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। और तब से ही मैडेलिन उस जंगल के अंदर अकेली रह रही थी, उस कूप के अंदर अकेली रह रही थी। एंड क्योंकि उसे एक आम जिंदगी जीनी थी इसलिए वो उस जंगल में आने वाले लोगों को जानबूझकर बाहर जाने का रास्ता पता होने के बावजूद नहीं बताया करती। और मैंने आपको कहा भी था कि मैडेलिन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है।
खैर वो मीना को बाहर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मीना अपनी माँ की मौत की वजह से वैसे भी गिल्ट में थी और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे वो जीना ही ना चाहती हो। और इसलिए मैडेलिन उसे बाहर लेकर आई ताकि बाद में वो उसे मारकर उसकी जगह ले सके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। अब देखो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने नोटिस करी कि या तो ये जो पैरट है ना, वो मेरे ख्याल से मैडेलिन ने ही मीना से मंगवाया होगा उसके बॉस से फोन कर ताकि यहाँ पर वो उसको फंसा पाएगी। क्योंकि देखो जो मैडेलिन थी वो तो ऑब्वियसली रास्ता जानती थी बाहर जाने का। वो बाहर जाती होगी और ऐसे इंसान को ढूंढती होगी जिसके चलते वो यहाँ पर उसे लेकर आ सके और उसकी जिंदगी को ले पाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो सकती है कि मैडेलिन ने ही मीना के बॉस का रूप लिया, उसको वो पैरट दिया ताकि वो इस जंगल की तरफ आ जाए और उसके बाद में वो उसको फंसा लेगी। अब ये सब जानने के बाद मीना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके साथ ही सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मीना जब छोटी थी तब वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ कहीं जा रही होती है। तभी किसी बात पर उसकी माँ उसे डांटती है जो कि मीना को पसंद नहीं आती और वो अपनी माँ की नकल उतारने लगती है, जिससे मीना की माँ का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मीना की माँ मारी जाती है, लेकिन ये दोनों बहनें बच गई थीं। और इसी वजह से मीना अपनी माँ की मौत का गिल्ट खुद के अंदर रखती थी और अपनी बहन से भी दूर हो गई थी। खैर अभी वो प्रेजेंट टाइम में आती है और जैसे जैसे मैडेलिन को समझाती है कि उसे मीना को मारने की जरूरत ही नहीं है, उसके जैसे दुनिया में और भी काफी सारे हाइब्रिड्स होंगे जिनको ढूंढकर मैडेलिन उनके साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है। मैडेलिन को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है और अब वो भी अपने असली रूप में आकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पर मैडेलिन को ये बात इसलिए समझ में आ गई होगी क्योंकि प्रोफेसर के साथ वो उसकी बीवी बनकर रह रही थी, लेकिन फिर भी प्रोफेसर खुश नहीं था, जिसके चलते मैडेलिन यानी कि ये वॉचर या फिर हाइब्रिड भी कभी खुश नहीं रह सकती थी। इससे अच्छा यही है कि वो अपने जैसे किसी हाइब्रिड को ढूंढे, क्योंकि यहाँ पर कहानी के अंदर फोकलोर के अंदर ये कहा गया था कि बहुत समय पहले ये फेरीज और इंसान साथ में रिश्ते बनाया करते थे, जिससे कई सारे हाइब्रिड पैदा हुए थे। तो कोई ना कोई तो हाइब्रिड जरूर मौजूद होगा जिसके साथ में मैडेलिन रह सकती है। साथ ही साथ अब मीना को भी जिंदगी और परिवार की वैल्यू समझ में आ गई थी। एक समय पर वो मरना चाहती थी, खुद के साथ खुश नहीं थी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि जिंदगी कितनी जरूरी होती है। और मैडेलिन और प्रोफेसर को देखकर उसे समझ में आ गया था कि परिवार की क्या वैल्यू है, और इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर लूसी से मिलने जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुशी से बातें करते हैं। लेकिन हम घर के बाहर मैडेलिन को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची के रूप में अभी भी मीना के ऊपर नजर रख रही थी। वो देख रही थी कि क्या अभी भी मीना यहाँ पर अपनी जिंदगी को वैल्यू देती है या फिर नहीं। अगर वो नहीं देती तो मेरे ख्याल से शायद वो उसे मार कर उसका ही रूप ले लेती, या फिर ये भी हो सकता है कि अब वो ये देख रहे हैं कि मीना का एक परिवार है, तो शायद उसको मार कर वो लूसी के साथ रहेगी। एक बात और हमने देखी थी कि मैडेलिन जब यहाँ पर आई थी तो उसके पीछे एक वॉचर था जो कि उसका रूप लेने वाला था, लेकिन मैडेलिन ने उसको ही मार डाला, जिसका सिंपल सा आंसर ये है कि वो हाइब्रिड थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते उसने वॉचर को मार दिया। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वॉचर्स फिल्म की कहानी जो कि एम नाइट श्यामलान की डॉटर ने बनाई है। मूवी इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है, यहाँ पर बुक से थोड़ी सी अलग बनाई गई है, यानी कि नोवेल से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन देखने में काफी मजा आता है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये मूवी थिएटर्स के अंदर काफी कम जगह पर रिलीज हुई है, यानी कि आसपास तो कहीं पर भी नहीं लगी, काफी दूर दूर में लगाई गई। बाकी फेरीज के बारे में, क्रीचर्स के बारे में, वॉचर्स के बारे में जो कुछ भी बातें थी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पर बाकी कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। इंसानों ने फेरीज को एक फॉरेस्ट के अंदर अबैंडन कर दिया था, वहां पर उनको दबा दिया था क्योंकि वो उनसे डरने लगे थे, जिसके चलते इन फेरीज के जो विंग्स थे वो खत्म हो गए थे, और इसी के चलते वो लोग इंसानों को ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि वो उनकी तरह ही शेप शिफ्ट कर सके और असल दुनिया में जा सकें। माइट भी उनका और भी ज्यादा डेविलिश प्लान हो सकता है कि वो इंसानों को ऑब्जर्व करके उनकी दुनिया में जाकर उनको ही खत्म कर देंगे और अपनी यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स को और बढ़ाएंगे। लेकिन ये फेरीज अपने ऑफ स्प्रिंग से भी काफी चिढ़ते थे, जैसे कि हाइब्रिड मैडेलिन से, क्योंकि वो यहाँ पर चल सकती थी रोशनी में और ये लोग नहीं चल सकते थे, तो इनको इस चीज की भी जेलसी थी, या फिर ये कहें कि हेट्रेड थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक मलयाली और हॉन्टेड कर्स गेट वाली फिल्म को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए